सबसे पहले बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चीजें आती है? हाँ जी बताओ। है ना, देखो आप पहले तो इसको बोलोगे व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आप बोलोगे कॉम्बिनेशन। किस चीज का कॉम्बिनेशन है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, है ना, डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज कौन से हो गए आपके पास? इक्विटी, आपके पास क्या क्या है? इक्विटी, प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस में आपके पास लोन कैपिटल, डेट, और लास्ट में आपका रिटेन अर्निंग और रिजर्व सरप्लसेज। ये चार चीजें होती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में। और उसके बाद आती है कि इनकी कॉस्ट क्या होती है। सभी बताइए इसकी कॉस्ट क्या क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अगर आप इन फंड को यूज कर रहे हो तो क्या पे करोगे? इक्विटी पे क्या पे करोगे? बहुत बढ़िया। और इस पर? और डेट पर इंटरेस्ट, ठीक है। और रिजर्व सरप्लस पर अपॉर्चुनिटी को, बहुत बढ़िया। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और फिर आपने ये पढ़ा था कि आपकी ये सारी की सारी बाहर पे होती है, तो ये हो गई आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना, और ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इतना आपने पढ़ लिया था। बात क्या होती है? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स and these sources are equity, preference, debt and reserve surpluses या retain earning. And the cost of capital for equity, dividend, preference shares, fixed dividend, debt, interest and retain earning आपकी opportunity cost। ये चीजें थी, आपने इस बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। अब बात आती है कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी बताइए, आपने आपके अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? बताइए, शाबाश। हाँ जी बताइए। हाँ जी चलो बहुत अच्छे। एक पॉइंट बता दिया आपने। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर या ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स जिसमें कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो या शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमम हो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। यानी जब आप इनको इस तरीके से यूज करो जिसे कंपनी की क्या मार्केट वैल्यू, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। ऐसा आपको यूज करना है कैपिटल स्ट्रक्चर। और जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सी? ओवरऑल कॉस्ट, केओ। केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट, वो क्या हो? मिनिमम। वो आपका क्या होता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें कंपनी के मार्केट वैल्यू फॉर्म हो मैक्सिमम एंड दी ओवरऑल कॉस्ट हो आपकी मिनिमम। ठीक है, आया समझ में भाई? हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, शाबाश। बिल्कुल आपको ना एक एक पॉइंट समझना है, बिल्कुल मतलब जहाँ पे भी एरर हो मुझे बता देना, लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ना है। कोई ऐसी एरर मत करना कि जो चीज़ ना समझ में आए। बिल्कुल आसान है, हर सब्जेक्ट आसान है, बस पढ़ते चले जाना आपने, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी आप इस पे पे करते हो इसकी कॉस्ट हो गई। आपने देख लिया क्या क्या पे करते हो, ये एक्सप्लिसिट वो इम्प्लिसिट। एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब आपकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो और आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां पर मिनिमम हो। अब हम ना पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या कहती है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या कहती है, क्या एक्सप्लेन करती है, वो हम पढ़ेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे हम कि ये थ्योरीज क्या एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरीज एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लेके आती है। क्या इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म? क्या सर्च कर रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर थ्योरी है वो ये बताती है कि क्या कोई रिलेशनशिप होती है, किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, लिखते भी रहना भाई आप सभी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन तीनों में रिलेशनशिप बताने की कोशिश करती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, ठीक है। क्या क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें ये रिलेशनशिप बताएगी है या नहीं, ठीक है।
कैटेगरी बाद में बनाते हैं, पहले जितनी भी ये जो थ्योरीज आप पढ़ेंगे, वैसे थ्योरीज मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन सी थ्योरीज होती है आपके पास। आपकी जो ये थ्योरीज है, सबसे पहले आपकी आती है नेट इनकम अप्रोच। अभी यहाँ पर भी मैं आपको क्वेश्चन बताता चलूंगा कि कौन सी क्या है, ठीक है। एनआई अप्रोच बोल देते हैं हम इसको भाई, एनआई नेट इनकम अप्रोच। दूसरा बना आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, इसको बोलेंगे NOI। एंड थर्ड वन इज आपकी क्या बनी, मोदगिलियानी मिलर अप्रोच, ये बोलेंगे आप MM अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। और एक आपके पास जो बनी वो क्या बनती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ये 4 अप्रोचेज है भाई आपके पास, ठीक है। चारों में कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी इरेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब है कि आप अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट पे भी फर्क पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पर भी फर्क पड़ेगा। एनओआई में आप किसी तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करो, मतलब इरेलेवेंट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारा डेट यूज करो, चाहे सारा इक्विटी करो, किसी प्रोपोर्शनेट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होती है इरेलेवेंट। रेलेवेंट की फर्क पड़ेगा कॉम्बिनेशन बदलने से या कॉम्बिनेशन करने से, इरेलेवेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज समझ जाओ आप, रेलेवेंट और इरेलेवेंट। तो आप इसमें सबसे पहले एनआई, एनओआई, मोदगिलियानी मिरर और आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इनकी ना कुछ कॉमन अजम्पशंस है, उसको आप समझना। ये अजम्पशन डायरेक्टली लिखनी होती है, क्लिक करना होता है कि कौन कौन सी है। पहले तो आप अजम्पशन समझिए कि कौन कौन सी आपके पास। देखो चलो मैं ये पहले तो ये बता देता हूँ कि कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी इरेलेवेंट है, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कैसी है, पहले आप समझ लीजिए। ये जो आपकी नेट इनकम अप्रोच है, ये क्या आपकी, ये है रेलेवेंट कि भाई फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है और मोदगिलियानी मिलर अप्रोच है, ये दोनों क्या है, इरेलेवेंट, ठीक है। और ये जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच बच गई, ये तो मिक्सअप होती है, और ये क्या कहती है कि आपको ना बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए अपना डेट। तो ये क्या कहती है, जुडिशियस यूज ऑफ डेट, मतलब ये सोच समझ के कहती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक लिमिट तक तो फर्क पड़ेगा, एक नहीं। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी आपको। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, अब ये आता है कि ये कौन सी अप्रोच आपकी रेलेवेंट है, कौन सी आपकी इरेलेवेंट है। तो NI नेट इनकम रेलेवेंट, इरेलेवेंट में नेट ऑपरेटिंग और मोदगिलियानी मिलर अप्रोच, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी क्या है, जुडिशियस यूज, की सोच समझ के रेशनल डिसीजन लीजिए कि आपका मतलब कितना डेट यूज करना चाहिए। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या क्या है, लेकिन उनसे पहले जितनी भी थ्योरीज आप लेके चलते हो उसकी कुछ ना कुछ होती है अजम्पशंस। तो देखो वो क्या क्या अजम्पशन है, ध्यान से देखना, जो ना समझ में आई वो मेरे को बता देना। अजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या, there are two sources, ऑफ फंड। दो ही सोर्सेज है भाई आपके पास, या तो आप इक्विटी यूज कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, डेट, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आप यूज कर सकते हो। देयर आर टू सोर्सेज, ना प्रेफरेंस शेयर्स है ना आपके पास रिजर्व एंड सरप्लसेज है। तो दूसरी अजम्पशन बनी 100% डीपी रेशो। और इसका क्या मतलब है, कोई भी बताइए भाई स्टूडेंट, आपका जो डीपी रेशो 100% है, इसका मतलब क्या हुआ, शाबाश बताइए, हाँ जी बताओ शाबाश। हाँ डिविडेंड पे आउट 100 है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया सारा का सारा शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड दे दिया, यानी 100% डिविडेंड रेशियो है, नो रिटेन अर्निंग, कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं है। तभी तो आपके पास दो ही सोर्स बचे, है ना, ठीक है। पहला देयर इज आपके पास क्या है, टू सोर्सेज, इक्विटी, डेट, और फिर 100% आपका डीपी रेशियो है। तीसरा आपके पास है कि जो कंपनी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, ये गिवन है और ये कांस्टेंट है, मतलब ये इतने ही रहने हैं, ठीक है। फोर्थ अजम्पशन है टोटल फाइनेंसिंग
ऑफ फर्म इज गिवन, ये भी दी हुई है टोटल फाइनेंसिंग में कितने का आपको कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करना है, कितना फाइनेंसिंग करनी है वो गिवन है, और ये भी आपकी मान ली कि ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, आपके पास एक और चीज दे दी आपके पास, क्या आपके पास ऑपरेटिंग रिस्क, अच्छा इन दोनों में रिस्क में फर्क बताओ क्या होता है, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क आर इंडिपेंडेंट, दोनों आपका इंडिपेंडेंट है। ध्यान से पढ़िए भाई क्या लिखा है आपको, ये अजम्पशन है, पहले आपकी अजम्पशन है कि दो ही सोर्सेज है, 100% डीपी रेशियो है, ईबीआईटी गिवन है, कांस्टेंट है, टोटल फाइनेंसिंग आपकी गिवन है और ये भी कांस्टेंट है, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क इंडिपेंडेंट है। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है कोई भी बताइए, शाबाश, क्या होता है ऑपरेटिंग रिस्क, हाँ जी बताओ, नहीं पता, देखो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस की वजह से, यानी आपका जो मेन एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी मेन एक्टिविटी क्या है, स्टडी करना, तो स्टडी की वजह से कोई रिस्क आ रहा है तो वो हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि किसी अगर हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस का मान लो मारुति कंपनी है, मारुति बनाने का काम है, तो मारुति बनाने की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आई या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वही उसकी ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब क्या क्या रिस्क हो सकता है, मान लो उसकी लेबर हुई वो अच्छी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि उसका जो फैक्ट्री है वो अच्छी नहीं है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजर ने सही से काम नहीं किया, तो ये यानी ड्यू टू ऑपरेशंस की वजह से होता है। ये जो रिस्क होता है किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बात आई फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग जो आपकी रिस्क है ये किसकी वजह से आता है, ये आता है ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, किसकी वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखो आपने मान लो आपको पैसा चाहिए, आपने लोन ले लिया, लोन ले लिया, फिर पैसा चाहिए, फिर लोन ले लिया और लोगों से पैसा उठा लिया, तो एक टाइम के बाद क्या आएगा कि आपको अब आगे लोन मिलेगा तो हाई रेट पे मिलेगा, और ये रिस्क होता है कि आपने अगर पैसा नहीं कमाया, प्रॉफिट नहीं कमाया, तो उस लोन की आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो एक रिस्क जनरेट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आपकी कंपलसरी लायबिलिटी है, उसको पे करना ही होगा। तो ये कहता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग रिस्क है एंड जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है वो कंपनी का दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पर, और कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग रिस्क पर। आ गया समझ में, हाँ जी बताओ, शाबाश, समझ में, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। अब एक और इसकी इंपॉर्टेंट है क्या, नो टैक्सेशन, कोई भी टैक्स नहीं है। कुछ ये अजम्पशन है जो कॉमन अजम्पशन है सभी में, क्या क्या, सभी थ्योरीज में, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड, नो रिटेन अर्निंग, 100% डीपी रेशियो, ईबीआईटी गिवन है, कांस्टेंट है, टोटल फाइनेंसिंग गिवन है, कांस्टेंट है, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल ये भी आपके इंडिपेंडेंट है, और कोई भी टैक्स नहीं है। ये सारी अजम्पशन बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आएगी, आपको क्वेश्चन आएगा कि सेलेक्ट करके दो, तो ऐसे आ जाती है वहाँ पर क्या, देयर इज ए टैक्सेशन, कि वहाँ पर टैक्स होता है, तो ये रॉन्ग अजम्पशन होगी। ये आ सकता है कि ये डिपेंडेंट होता है इन दोनों में, तो ये आपकी गलत हो सकती है। आपको ये दिया जा सकता है कि ईबीआईटी जो आपका वो वेरिएबल है, ये आपका इस तरीके से एरर हो सकती है, मतलब अजम्पशन आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब चेंज करके दे सकते हैं। तो ये तो थी भाई इनकी कॉमन एजम्पशन। अब हम बात करते हैं थ्योरीज की, कैसे कैसे करती हैं। तो हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, क्या, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम, बताओ नेट इनकम होती क्या है। नेट इनकम का मतलब होता है जो आपकी शेयर होल्डर के लिए नेट बच गया। नेट इनकम का मतलब जो एट द एंड ऑफ द शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचा उसको बोलते हैं नेट इनकम। देखो ध्यान से देखो, ये पहले तो किसने दी है, ये दी है किसने, डेविड डोरन ने, और अभी मैंने आपको बताया था ये रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है, हाँ जी बताओ, रेलेवेंट है। और रेलेवेंट का मतलब क्या था कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से आपके उस पर फर्क पड़ेगा।
ठीक है चलो। अभी आपने अजम्पशंस पढ़ी है ऊपर, नेट इनकम कैसे निकालते हैं वो मैं निकालना सिखा देता हूं पहले आपको। हाउ टू कैलकुलेट नेट इनकम। नेट इनकम देखो ऐसे निकलती है, ये इक्वेशन सभी ने बनाई है। सेल्स, आगे बताओ, आगे 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 EBIT। अब ध्यान से सुनो, ये आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा लिया ये प्रॉफिट, तो ये तो आपका है ना EBIT, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। अब देखो आगे ये हमने क्या लिखा था, मैं हर बार लिखता हूँ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आप पे करते हो इंटरेस्ट, है ना, फिर आपके पास आ जाता है क्या, EBT, फिर आप पे करते हो टैक्स, फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर ये प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये सारा का सारा किसके लिए बच जाता है, अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर्स। यही बात है ना। अब ध्यान से देखिए, अब ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको आप ये क्योंकि आपका पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, इसको एक बार आप इग्नोर कर दो, सॉरी ये पार्ट आपका इग्नोर हो गया। यानी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आगे देखना है कैसे क्या करना है। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। देखिए ये आपका नेट प्रॉफिट है, लेकिन आपने भी पढ़ा कि एक अजम्पशन पढ़ी कि कोई टैक्स नहीं होता, ये पढ़ा है ना, हाँ जी पढ़िए ना अजम्पशन, हाँ जी। तो ये आपने इसको हटा देना है कि ये आपका टैक्स होता ही नहीं है, तो ये जो है आपका ये हट गया। और दूसरा बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स आपने यूज किया है, नहीं किए, तो इसको भी काट दो। अब देखो नेट जो बचा आपके पास, क्या बचा, वो इस तरीके से बचा, EBIT माइनस में इंटरेस्ट, और ये क्या बच गया, ना टैक्स है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो ये जितना भी पैसा बचा वो क्या बच गया, अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आ गया ना समझ में, बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे होता है ये। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला अब आपका यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या किया आपने, EBIT माइनस में इंटरेस्ट, और नीचे बच गया अमाउंट फॉर इक्विटी। देखो हमने क्या किया, आपको मान लो ये आपका था नहीं, टैक्स हमने हटा दिया, ठीक है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो सीधा अब आपका ये आ गया, यानी ये वाला पार्ट आपका पूरा स्किप हो गया, ठीक है। हाँ जी ये बात क्लियर है सभी को, चलो बहुत अच्छा है। आपको एक चीज तो आपको आ गई है समझ में, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया है नेट इनकम, ये है नेट इनकम, और ये थी आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम। ध्यान से देखिए अब आगे, इसकी जो अजम्पशन है वो क्या क्या है, उन 6 अजम्पशन के अलावा इसकी 2 अजम्पशन है। क्या, पहली आपके पास अजम्पशन कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको मैं बोलूंगा KD, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर कांस्टेंट। पहली मेन अजम्पशन इसकी है कि आपकी KD और KE दोनों कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेट भी आपकी कांस्टेंट है, और दूसरी आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 2 अजम्पशन समझ में आ गई आपको, हाँ जी बताइए। दोनों कांस्टेंट रहेगी, कितना ही डेट यूज कर लो, कितनी ही इक्विटी, एंड हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगी, ठीक है। डेट आपकी कॉस्ट आपकी कम रहेगी। देखो अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है क्या, इसकी जो बात है इसने ये कहा है क्या, बस इसको समझ लो बस आप, अब आपने ये बताना, ये ना दोनों कॉस्ट दे रखी, इधर मैंने दे दिया कॉस्ट, ठीक है, इधर आपने ये दे दिया सोर्स, जो भी आपके पास है लेवल ऑफ सोर्सेज। हाँ जी, अब मेरे को पहले तो ये बताओ इनमें से कौन सी, देखो पहली अजम्पशन ये थी कॉस्ट ऑफ डेट एंड KE आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मान ली। इसमें ना
एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और एक कॉस्ट ऑफ डेट है। बताइए मुझे कि कौन सा कॉस्ट ऑफ डेट है इनमें। हाँ भाई बताइए, इन दोनों में से कौन सी है? सर ऊपर 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 वाली कौन सी है? सर ऊपर वाली लाइन क्या है अनुराधा ऊपर वाली लाइन? कॉस्ट ऑफ डेट है सर, क्योंकि सर डेट लॉन्ग टर्म। अच्छा, और ये जो इक्विटी? सर ये इक्विटी नीचे है। अच्छा, और कोई बताइए। सर ऊपर वाली इक्विटी है, क्योंकि इसमें बोला है वो ज्यादा रहेगी। बहुत इक्विटी ज्यादा होती है। ठीक है, आपने देखो ये एजम्पशन देखो, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ डेट। दोनों एजम्पशन लगा दिया आपने। समझ में आया अनुराधा कैसे किया हमने? कॉस्ट ऑफ डेट और के ही दोनों कांस्टेंट है और दोनों का क्या मान लिया कि ये इससे ज्यादा है। हाँ जी अनुराधा समझ में आया है ना? कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, पर समझ लीजिए अच्छी बात है। अब ये थ्योरी की एक्सप्लेनेशन क्या है? ये कहती है ये थ्योरी कि जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या कहती है, ये आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? देखो इफेक्ट पड़ेगा दो जगह, इफेक्ट ऑन, एक तो पड़ेगा आपका मार्केट वैल्यू और दूसरा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कौन सी? ओवरऑल KO। ठीक है, क्या कहती है थ्योरी? देखो ध्यान से, ये कहती है, ये जो थ्योरी है कि ये आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा, ठीक है, कितना डेट है आपके, डेट की कितनी आपकी क्वांटिटी यूज करनी है, डेट। ये थ्योरी कहती है ये डेट है, ये जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाओगे, देखो मैंने क्या किया, इंक्रीजिंग का साइन, कि आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? मार्केट वैल्यू पर पॉजिटिव, बढ़ता ही चला जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। बात समझ में आई? क्या बताया है? अगर आप कैपिटल, ये जो आपके NI अप्रोच है ये कहती है जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। हाँ जी, आया समझ में? हाँ भाई स्टूडेंट, हाँ क्या कह रहे हो? ये दो assumption है कि cost of debt is less than cost of equity, हाँ, और सेकंड में है cost of debt and equity remain constant, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया। कॉस्ट ऑफ, इसमें तो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेट ये दोनों कांस्टेंट है, ये कहा इसने, डेट और इक्विटी कांस्टेंट, और ये की एजम्पशन है दूसरे की, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो ज़्यादा या कॉस्ट ऑफ डेट इससे कम रहेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या अब आपका? क्या बोल रहे हो गरिमा? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, ग्राफ के बाद का बताओ। हाँ ग्राफ मैंने बता दिया, ये तो आपने आप ही नहीं बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट इससे कम होगी, तो आप ही नहीं बताया था, ठीक है। हाँ अब बताओ जैसे आपका क्वेश्चन क्या था? इसके बाद में डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ नहीं अभी जस्सी पूछ रही, हाँ जस्सी बताओ। सर ये दो assumption है, मैं इसमें पूछ रही हूँ कि डेट है वो लेस देन भी रहेगा इक्विटी से और ये कांस्टेंट भी रहेंगे, दोनों तो डिफरेंस क्या है दोनों assumption में? अलग अलग है, ये देखो ये तो पहली एजम्पशन थी कि दोनों कांस्टेंट है, पहली फुलफिल होगी। दूसरा है कि आप दोनों को इसको ऊपर भी तो लेके जा सकते, लेकिन एजम्पशन ये कहते हैं कि नीचे ही रहेगी, तो दूसरी एजम्पशन ये है। आया समझ में? हाँ ये कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा नीचे रहेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही तो बात कह रहा है ये, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या कहा इसने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे डेट बढ़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। डेट की क्वांटिटी आपने क्या की? इंक्रीज की। ओके, क्या फर्क पड़ेगा? V का मतलब है मार्केट वैल्यू, ये बढ़ जाएगी, और जो KO का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कम होती चली जाएगी, ठीक है। और इसको ग्राफ में देखो, ये लिखा आपने जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, ये डेट बढ़ गया, देखो सारा का सारा इक्विटी हो रहा था, ये ओवरऑल कॉस्ट आ रही थी। आपने कल आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक कंपनी ने सारा की सारी इक्विटी यूज कर रखी है तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर आएगी, पढ़ी थी ना आपने? हाँ जी,
और अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट पर सारा का सारा डेट यूज हो रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है आपका, अब डेट बढ़ाओगे इधर आप, ये सारा का सारा इक्विटी यूज हो रहा है, तो ये जो कॉस्ट है आपकी हो गई ओवरऑल कॉस्ट। अब आपने क्या लिखा है, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, ठीक है डेट बढ़ा दो, इधर डेट बढ़ता गया और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऐसे कम होती आ जाएगी, ये क्या बनी आपकी ओवरऑल कॉस्ट। ध्यान से समझिए क्या पढ़ा आपने, कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। कोई डाउट है? नो सर। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ये कोमल मैडम समझ में आ रहा है? हाँ जी कोमल मैम, वही सारी है या नहीं? चलो नहीं आ रही होगी इनको। मोनिका, समझ में आ रहा है मोनिका? हाँ जी सर। समझ में आ गया? ज्योति, ज्योति सैनी, हाँ जी सर। समझ में आ गया? हाँ सर। चलो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ओके। ध्यान से देखिए, अब आपका ये आपकी थ्योरी ये कहती थी, बिल्कुल आसान सी थ्योरी थी कि जैसे जैसे आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाया वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन कि भाई एनआई अप्रोच रेलेवेंट है इरेलेवेंट, तो पहला क्वेश्चन हो गया रेलेवेंट। दूसरा रेलेवेंट हुआ ना, ये यही तो कह रही है कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, यही तो बात कर रही है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, यही तो रेलेवेंसी है। आपने पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी इन तीनों में तो रिलेशनशिप बताती है, तो तीनों में बता दिया क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ये मत भूलना कि कौन सा कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट को कांस्टेंट माना, ये कॉस्ट आपकी कम हो गई, इतनी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्टिमम मैं बता चुका हूँ, क्वालिटी क्या है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज एनआई अप्रोच में। ये देखो इसी तरीके का ग्राफ आपने बनाया वहाँ पे कि आपने जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो इस तरीके से आपने बना लिया, ठीक है। चलो ये पढ़ लिया है कि अजम्पशन क्या क्या थी, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो निकलेगी, कैसे निकलेगी। इसमें क्या क्वेश्चन आया अगला कि हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वो निकलेगी आपकी, इसको मैंने लिखा वी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किसकी इक्वल है, एस प्लस में बी, और एस का मतलब क्या है, क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, और ये क्या है बी मतलब वैल्यू ऑफ डेट। इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को समझो कि जो किसके इक्वल होगा, आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। और इसमें देखो अभी आपने बना पड़ा क्या, जो EBIT है उसमें से पहले डिडक्ट करोगे इंटरेस्ट, और सारा का सारा पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है ना, आपने क्या निकालनी है, वी की वैल्यू आपको निकालनी है, आपकी एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पैसा बचा है, अमाउंट बचा है, सारा का सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड में कर दो के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन्हीं तो करना है ना, तो ये आपको निकल के आ जाएगा ये एस, और डेट आपको दिया होगा, और वी निकाल दो एस प्लस में बी। ध्यान से देखो, अब आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, देखिए कोई डाउट है तो मुझे बताना। अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है, ये डेट ये के वो कम कर दी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ा दी, मार्केट वैल्यू में कैसे निकलेगी, एस प्लस में बी, वी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, एस का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, और बी का मतलब वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। और एस कैसे निकालोगे, जो भी नेट इनकम बची, नेट इनकम का मतलब समझ गए, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बची उसको डिवाइड कर दो इक्विटी की कॉस्ट से, और जो कि कांस्टेंट होती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये था आपके पास, और इस तरीके से बना। और ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ओवरऑल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है जो भी टोटल है उसको वी से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आई। देखो ध्यान से देखिए, यहां से देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपके देखना एक बार ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। हाँ भाई ये देखो आपको ठीक दिखाई दे रहा है,
या थोड़ा जूम करूं या ठीक दिखाई दे रहा है? बस मुझे ये बताओ। जूम करो थोड़ा। थोड़ा जूम कर दें, ठीक है, ओके। थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अभी ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो ध्यान से। एक कंपनी है जिसका EBIT है 2 लाख रुपए। ध्यान से समझना, मैं पूरी कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। डेट है उसमें कितना? 10 लाख रुपए का, और 10% उसकी कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%। तो दोनों एजम्पशन हो गई है। क्या? डेट 10 लाख रुपए का है, उसकी कॉस्ट कम है। देखो कॉस्ट ऑफ जो आपकी डेट है 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, एजम्पशन फुलफिल हो गई है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आया। पहला केस बना कि आपका जो EBIT वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, ध्यान से देखना। वैल्यू आप जो आपके पास है 10 लाख, 10% डिवेंचर, EBIT था 2 लाख रुपए। EBIT कितना था? 2 लाख रुपए का EBIT था। अब देखो 10 लाख का आपके पास है डेट, ये दे रखा आपके पास 10 लाख का डेट है, और उसका 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। ये इंटरेस्ट चला गया, EBIT माइनस इंटरेस्ट। पैसा कितना बच गया आपका? 1 लाख रुपए। किसका आ गया? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया। और इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो आपने पढ़ा था कि 1 लाख को डिवाइड कर दो इसकी कॉस्ट से। कॉस्ट इसकी 12.5, और ये किया तो आपके पास आ गया 8 लाख रुपीज। और देखो 8 लाख ये थे और 10 लाख डेट की, तो यानी पहला जो केस है उसमें 8 लाख तो क्या था आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म S, और B क्या था आपके पास? वो थे आपके पास 10 लाख रुपए। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 18 लाख। भाई पहला तो ये समझो, आपको समझ में आ गया ये? हाँ जी बताइए, नहीं आए तो मेरे से पूछ लो, पर मेरे को बता दो पर। हाँ जी बताओ, शाबाश। सर वैल्यू ऑफ इक्विटी का EBIT बाय कॉस्ट। EBIT बटे KO, हाँ KE मतलब उसकी जो कॉस्ट है, स्पेसिफिक कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके। अब देखो ये आपकी आ गई 18 लाख रुपीज आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, और इसने जब आपने इसकी ओवरऑल कॉस्ट निकाली तो क्या निकाला? ओवरऑल कॉस्ट देखो 2 लाख रुपए जो इसकी कॉस्ट है EBIT वो है आपकी 18 लाख की, और ये कॉस्ट आ गई आपकी 11.11%। पहला जो केस बना है वो ये बना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 18 लाख रुपए और ओवरऑल कॉस्ट आ गई 11.11 रुपीज। ठीक है, चलो अगला केस क्या किया। अब आपने ना डेट को 4 लाख रुपए से बढ़ा दिया। पहले कितना था? 10 लाख रुपए, और अभी कितना हो गया है? 14 लाख। तो अब देखो आपके पास EBIT था 2 लाख रुपए, ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट था, आपकी एजम्पशन है। इंटरेस्ट क्या किया आपने? अभी पहले 10 लाख पे दिया तो गया था 1 लाख, अभी 14 लाख पे जाएगा तो कितना जाएगा? 1,40,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? और फिर बच गया आपके पास 60,000, और 60,000 पे निकाली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4,80,000 रुपए। दूसरा जो केस बना वो क्या बना? V इक्वल टू S प्लस V जब आपने किया तो S आपके पास आ गया 4,80,000 रुपए, और वो जो आपके पास आया वो आया था 14 लाख रुपए। तो ये कितना बन गया? 18,80,000 रुपए। आई बात समझ में? हाँ जी। और ओवरऑल कॉस्ट निकाली 2 लाख के 18,80,000 पर, तो ये कॉस्ट आ गई 10.6.30। ठीक है। तीसरा केस क्या किया आपने डेट को कम कर दिया 4 लाख रुपए से, तो अब आपको कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? 6 लाख पे। तो अब पहले कितना था? 2 लाख, और उसमें से 60,000 चला गया इंटरेस्ट, क्योंकि 6 लाख पे 10% के हिसाब से। अब बच गया आपके पास 1,40,000 रुपए। तो ये 1,40 0.125 किया तो 11,20,000 आ गई इक्विटी की वैल्यू। ये 11,20 और आपके पास 6 लाख रुपए डेट के, तो क्या हुए? 17,20,000 पर, और कॉस्ट आ गई 11.62%। 11.62%। ध्यान से समझिए अभी इस कंसेप्ट को। जब आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाया, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 80,000 से बढ़ गई, और ओवरऑल कॉस्ट 11.11% से 10.63 हो गई। और जब आपने इसका इन्वर्स किया, क्या डेट को घटाया, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 80,000 से डिडक्ट हो गई, और आपकी कॉस्ट भी आपकी बढ़ गई, 11.62 हो गई। 11.11 से 11.62 हो गई। आया समझ में भाई? हाँ जी। मेरे को नहीं लगता आपकी कोई इसमें डाउट होगा आपको इस थ्योरी में। बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में है ये कि
there is a relationship between cost of capital, market value of firm and capital structure as per NI approach, and as per this theory there is a impact of capital structure or combination of capital structure to market value of firm and overall cost. जैसे जैसे डेट बढ़ेगा कोस्ट कम हो जाएगी, मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ जाएगी, उल्टा करोगे तो इसका इन्वर्स आएगा। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी आपकी गई है हो बिल्कुल आसान से। अब आई दूसरी आपकी एनओआई अप्रोच, इसी में से किसी ने पूछना है तो बताइए। दूसरी क्या आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम, और अभी मैंने बताया था नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नहीं वो होती क्या है, हाँ जी बताओ। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है ईबीआईटी, ठीक है, ये ऑपरेशन से कमाई है ना, तो ये अब हुआ ईबीआईटी, ठीक है। और ये जो थ्योरी ये भी दी आपकी डेविड डूरेंट ने, वो भी डेविड डूरेंट की थी, ये भी डेविड डूरेंट की थी, ठीक है। और क्या है इसके बारे में डेविड डूरेंट ने, ये आपकी इररिलेवेंट है, ठीक है। एक और मेन बात जो डूरेंट ने कही कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो फर्म को अलग अलग करके नहीं देखते कि इक्विटी पे कितना कमाया, डेट पे कितना कमाया, वो ये देखते हैं ओवरऑल फर्म की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, मतलब वो फर्म को एज ए होल देखते हैं, ना कि वो एज ए पार्ट में देखते हैं, एज ए होल कंप्लीट एनालिसिस करके चलते हैं वो, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका जो आपकी ये जो थ्योरीज है इसमें कहता है जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है आपकी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वो कैसे निकलती है, वो पहले निकलती है ओवरऑल EBIT डिवाइड में ओवरऑल कॉस्ट, ऐसे निकल के आएगी, ठीक है। और ध्यान से देखिए इसने क्या कहा, ये दोनों आपकी इररिलेवेंट है, और इसकी जो अजम्पशन है वो क्या है, पहली है आपकी KD KO आर कांस्टेंट, ध्यान से देखना कि इसमें क्या कांस्टेंट माना है मैंने, और दूसरा KD इज लेस देन KO। दो अजम्पशन सुनो, पहली अजम्पशन है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और KO जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट है दोनों आपकी कांस्टेंट है, और दूसरी अजम्पशन है कि जो KD और KO है वो आपकी कम होगी KO से। अब ध्यान से फिर से आ गया, ये दोनों में कौन सी क्या है मुझे ये बता दो बस, हाँ जी बताओ ये दोनों क्या है, कौन सी, अच्छा KD, ठीक है, ये तो आ गया समझ में, ठीक है। क्या कहा इसने, इस थ्योरी ने कहा कि भाई कोई भी फर्क नहीं डालता, ना कॉस्ट बढ़ती है ना कुछ और, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप डेट यूज करते चले जाओगे आपके जो इन्वेस्टर्स है यानी इक्विटी शेयर होल्डर है वो आपके ज़्यादा डिमांड करते चले जाएंगे, ऐसे उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो यानी ये क्या कहता है, आपने एक बार तो जैसे डेट यूज़ किया, टैक्स का बेनिफिट हुआ, जो भी चीज़ें आपके पास मतलब कॉस्ट कम हुई ओवरऑल, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर उतने ही ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इररिलेवेंट हो जाएगी, मतलब डेट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कॉस्ट आपकी वहीं पर वहीं आ गई, मार्केट वैल्यू भी आपकी वहीं पर वहीं आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी बताओ। और इसमें देखो EBIT है ना डिवाइड में KO, तो ये निकल जाती है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, पहले इसमें ना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें निकलता है वो निकलता है S मतलब शेयर होल्डर्स वैल्यू, वो कैसे निकलता है EBIT माइनस में आप पे कर देते हो इंटरेस्ट, और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ये जो निकाली है इसमें से डिडक्ट कर दो बोरोइंग, क्या V माइनस B। तो एक और चीज़ याद रखना आप, इसमें ये तो निकल गई कॉस्ट, ये क्या निकल गई आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। और आपको जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो वो ये मत समझना कि पहले इसमें ना आपकी निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी V माइनस में B, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ध्यान से देखिए क्या किया है मैंने, अजम्पशन कहती है KD KO कांस्टेंट है, KD KO के इक्वल कम होती है, पहले निकलती है मार्केट वैल्यू फर्म, बिकॉज आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फर्म को एज ए होल देखते हैं, तो पहले आपने मार्केट वैल्यू फर्म निकाल ली, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में उसकी कॉस्ट निकाल ली इक्विटी की, और तीसरे स्टेप में आपने उसकी वैल्यू निकाल ली, मतलब V माइनस B, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है। देखो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को देखो,
ये मत समझ लेना कि इसको आप इधर उधर करके आप कर लोगे। वी यहाँ पर जो फॉर्मूला है एनआई में वो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एस प्लस बी है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपने इस इक्वेशन को इधर कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है भाई एस, जो इसमें निकलता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है टोटल करके, ठीक है। और इसका और एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर मिलेगा आपको। पहली थ्योरम हो गई थी आपके पास, दूसरी ये थी नेट ऑपरेटिंग, इसकी अजम्पशन वही डेविड डूरेंट है। और ये देखो आया आपके पास EBIT माइनस इंटरेस्ट V माइनस बी, ये KE KO KD, ठीक है। अजम्पशन वही आपके पास है कि इन्वेस्टर फर्म को एज ए होल देखते हैं और टोटल अर्निंग आपकी मतलब फर्म की यूज होती है कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। और कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कांस्टेंट है, ओवरऑल कॉस्ट भी कांस्टेंट है। और ये कहता है व्हेन कंपनी यूज मोर डेट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, वो जब कंपनी आपके बहुत ज़्यादा डेट यूज करती है तो उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, फाइनेंशियल रिस्क से आपका इक्विटी होल्डर ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो ये देखो ये क्वेश्चन था आपके पास, ऑपरेटिंग इनकम है 80,000 रुपये, डेट पहले 4 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10% और ओवरऑल कॉस्ट है 12.5%। तो देखो दोनों कॉस्ट दे दी, कॉन्स्टेंट मान ली। अब आपको क्या करना है, डेट की क्वांटिटी बढ़ानी है। देखो पहले डेट था 4 लाख रुपए, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, 80,000 पर पहले ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली, 80,000 डिवाइड में ओवरऑल कॉस्ट 0.125, तो आपकी आ गई 6,40,000 रुपये आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ये आ गया आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब आप निकालो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट की घटा दो, 640 में से 4 लाख घटा दिया तो 240 आ गया, ठीक है। इसकी कॉस्ट निकाली तो ये आई आपकी 80,000 माइनस 40,000, 240, तो 16.67% आ गई इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आई। दूसरा क्या किया आपने, अब आपने ना डेट को बढ़ा दिया 2 लाख से ज्यादा, यानी कि 6 लाख का डेट यूज कर रहे हो। तो देखो मार्केट वैल्यू वही आपकी 640 ही रहनी है। अब आपका लेकिन क्या हुआ, डेट ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या किया आपने, पहले जब आप इंटरेस्ट दे रहे थे कितने का, पहले इंटरेस्ट दे रहे थे कितना, 4 लाख का, अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 लाख रुपए का। तो अब आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इक्विटी आई 40,000 रुपये और ओवरऑल कॉस्ट जो आई आपके पास, देखो के की जो कॉस्ट आई 50%, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ गई। देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने डेट बढ़ाया इक्विटी की कॉस्ट 50% पे पहुंच गई और ओवरऑल कॉस्ट जैसे कि आपकी इसमें आई थी 12.5%, यहाँ पर भी आपकी 12.5% होगी। तीसरा केस, आपने डेट को डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज किया कितने से, आपके 2 लाख रुपए से, तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू आई 4,40,000 रुपये और वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई 13.64% और ओवरऑल कॉस्ट निकाली तो वही आपकी 12.5%। तो क्या कहा कि देयर इज नो रिलेशनशिप। हाँ जी, आया समझ में? हाँ जी बताओ, शाबाश। कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे करेंगे। बताओ, समझ में आ गया? यस सर। ये गरिमा समझ में आया भाई आपको? यस सर। अच्छा, ये ज्योति सैनी आपको आया भाई? हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छे। मोनिका? सर। चलो बढ़िया है, चलो ठीक है, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। सभी को ये थ्योरीज आपको समझ में आ गई, 2 थ्योरीज आपने कर ली है, ओके। जो थर्ड जो आपकी थ्योरीज आई वो आई कौन सी, मोदगिलियानी से पहले ना ट्रेडिशनल कर लो, तो मोदगिलियानी कल करेंगे फिर, है ना। ये थ्योरी क्या कहती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपकी, ये जो तीसरी थ्योरी है। अभी इसके बारे में मैंने बताया था, ये रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है, पहले तो आपका क्वेश्चन इसी, हाँ मैंने क्या कहा था कि सोच समझ कर यूज करो, जुडिशियस यूज, यानी कि मिक्सअप है, ठीक है। आपने क्या करना है, जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज, लिवरेज का मतलब डेट का यूज करना, ठीक है। ये क्या कहती है, देखो इस यहाँ इस ग्राफ से पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आपने क्या पढ़ा, ये तो है भाई आपकी कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी और ये कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था एनआई अप्रोच में, एनआई अप्रोच में ये पढ़ा था कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। ये तो मैंने कर दी ओवरऑल कॉस्ट कम,
आ गई समझ में? एनओआई ने क्या कहा था? एनओआई ने कहा था कि अब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे डेट वैसे वैसे आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से आपके इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो देखो ये क्या पर हुआ, यहाँ एक पॉइंट पर जाने के बाद, ये इस पॉइंट के जाने के बाद अब आपके जो आपको डेट है ना वो भी हाई रेट पे मिलेगा, तो ऐसे बढ़ जाएगा आपका हाई रेट, मतलब डेट आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा, आपको और ज़्यादा मिलेगा, रेट पे मिलेगा। आपके इक्विटी शेयर होल्डर भी ज़्यादा डिमांड करेगा क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या बना आपकी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। अब बात आई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर क्या पड़ेगा, तो देखो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इस पॉइंट तक आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी यहाँ तक, और फिर आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो पॉइंट बना आपके पास, ये जो आगे का पार्ट है ये तो है एनआई का, और ये जो पार्ट है ये क्या है एनओआई का, दोनों को मिक्स करके बना दिया आपने ट्रेडिशनल। क्या कहती है और ये अप्रोच कहती है कि एक लिमिट तक आपका मार्केट वैल्यू फर्म और ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, मतलब मार्केट वैल्यू फर्म बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, फिर उसके बाद उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों का क्या है मिक्सअप है, और इस तरीके का ये इम्पैक्ट डालेगी। और ये क्या है जुडिशियस यूज, यानी सोच समझ कर आप अपने डेट को यूज कीजिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। हाँ जी, आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? और एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे फोकस करती है, तो ये आंसर देख लो आप क्या कहती है, जुडिशियस यूज। किसका मिक्सअप है? एनआई और एनओआई अप्रोच। ठीक है भाई, आ गया समझ में? Yes, sir.